Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin with a new episode. 13. Wifey, I feel like killing you. जिंदल विला। मिस्टर जिंदल को अक्सर आदत थी कि वे हर रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ते थे या तो सुबह टीवी पर न्यूज़ चैनल लगाकर देखते थे। आज भी वह न्यूज़ चैनल देख रहे थे, लेकिन उन्हें जरा सी भी उम्मीद नहीं थी कि उन्हें न्यूज़ में आज यह सब देखने को मिलेगा। मिस्टर जिंदल गुस्से से रिमोट को फेंकते हुए अपनी कड़क आवाज में बोले, इस लड़के को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है? मना किया था रात को यहाँ पर रुक जाए, लेकिन उसने मेरी एक भी नहीं सुनी। यह मेरे खिलाफ जाकर रात को यहाँ से चला गया और अब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। और इसे रोमांस करने का इतना ही भूत सवार था तो यहाँ क्यों नहीं रुक गया? यूं इस बार आबरों की तरफ सड़क पर ये सब करके परिवार की इज्जत तो उछालकर उसे क्या मिला? उसके गुस्से को देखकर मिसेस जिंदल उन्हें समझाते हुए बोली, आप हर बार मेरे बेटे को क्यों डांटते रहते हैं? वो अभी इतना छोटा सा है, ऊपर से अपने इतनी कम उम्र में उसकी शादी कर दी। वह इतनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है, उसके बावजूद आप हर वक्त मेरे बेटे पर गुस्सा करते रहते हैं, उसे मारते हैं। आखिर वो भी इंसान है, आप उसके दर्द को क्यों नहीं समझते? मिस्टर जिंदल गुस्से में उन्हें देखते हुए अपनी कड़क आवाज में बोले, तुम्हें इसी लाड़ प्यार ने ही तुम्हारे इसी लाड़ प्यार ने इससे बिगाड़ा है तंश को। और दूसरी बात, यह तुम बहुत अच्छे से जानती हो, अगर तंश को शादी नहीं करनी होती तो कोई भी उसे मजबूर नहीं कर सकता था। भले ही हमने उसे थोड़ा सा फोर्स किया था, पर फिर वो खुद ही शादी के लिए मान गया था। यह सुनकर मिसेस जिंदल मुंह बनाते हुए बोली, थोड़ा सा फोर्स किया? मुझे अच्छे से पता है उस दिन आप मेरे बेटे के साथ पूरे 2 घंटे तक स्टडी रूम में थे। पता नहीं आपने उसे शादी के लिए कैसे कन्विंस किया। बेचारा मेरा बेटा कितना भोला है। ये सुनकर मिस्टर जिंदल पत्नी को ऐसे देखते हैं जैसे वह बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ हो, क्योंकि तंश कितना बड़ा शैतान और क्रूअल है यह बस सब जानते थे, सिवाय मिसेस जिंदल को छोड़कर। वह इतनी भोली थी कि उन्हें अपने बेटे की क्रूअल्टी दिखती ही नहीं थी। मिसेस जिंदल परेशान होकर मिस्टर जिंदल से बोली, जाइए ना, मेरे बेटे को जेल से निकालिए, पता नहीं किस हालत में होगा। कल तो वह पानी में भी गिर गया था, कहीं उसकी तबीयत। मिस्टर जिंदल बीच में उन्हें रोकते हुए अपनी जगह से खड़े हो गए और गुस्से से बोले, अपने बेटे से फ़ोन करके बोल दो मुझे स्टडी रूम में आकर मिले। इतना कहते ही वो जाने लगे। मिसेस जिंदल तो बहुत ही ज़्यादा शॉक थी, उनकी आंखों में हल्के आंसू आ गए। वो मिस्टर जिंदल की देखते हुए पीछे से ही चिल्लाकर बोली, आप कितने पित्थर दिल हैं, आपके जैसा भगवान किसी को भी ना दे। मेरे बेटे की हालत ठीक नहीं है और आप उससे स्टडी रूम में बुलाकर अभी भी उसे मारना चाहते हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने आपसे शादी करके। काश मेरे लिए जो पहले रिश्ता आया था उस लड़के से ही शादी कर लेती, तो कम से कम मेरे बच्चे को ऐसी हालत तो नहीं होती। मिसेस जिंदल रोने लगी थी, उनकी आंखों में आंसू भी आ गए थे, मगर मिस्टर जिंदल गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कसते हुए स्टडी रूम में चले गए, क्योंकि जब भी मिसेस जिंदल से बोलती थी कि जो उनके लिए पहला रिश्ता आया था काश वो उससे शादी कर लेती, तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। स्माइली वहीं बैठी सब चुपचाप सुन रही थी, पर उसे तो सिर्फ हमायरा से मिलना था, इसलिए वो जय के आने का वेट कर रही थी ताकि वो हमायरा से मिलने जा सके। किया जी यह सब कुछ ही दूर पर खड़ी होकर देख रही थी। वह बहुत ही ज़्यादा खुश थी। इस तरह मिस्टर जिंदल और मिसेस जिंदल को लड़ते हुए देखकर वह डेविल स्माइल करके बोली, अब उस लड़की के कारण इन दोनों में भी लड़ाई होगी। वैसे कुछ तो बात है उस लड़की में, पर चाहे जो बात हो वो मुझसे कभी नहीं जीत पाएगी। मुझे उसकी प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ का फ़ायदा ऐसे उठाना होगा कि वह पूरे तरीके से बर्बाद हो जाए। लेकिन उससे पहले अमायरा जहाँ रहती थी मुझे वहाँ जाकर खोजबीन करनी होगी। सभी का कहना है उसके परिवार वालों ने अमायरा को जंगल में छोड़ दिया था, तो उस हिसाब से अमायरा लगभग वहीं आसपास
कहीं गाँवों में रही होगी। ये सोचते हुए किया जी अपने रूम में चली जाती है ताकि अमायरा जिस गांव में रहती थी वहां जाने की तैयारी कर सके। सुबह 8 बजे पुलिस स्टेशन। जय पुलिस स्टेशन पहुंच चुका था। ठीक उसी वक्त धीरे धीरे अमायरा को भी होश आ जाता है। अमायरा अपने सर को पकड़ते हुए आसपास देखने लगी। उसका सर बहुत तेजी से दर्द कर रहा था। वह किसी तरह बेंच पर खड़ी होती है मगर लड़खड़ा कर फिर से बेंच पर गिर जाती है। उसने आसपास देखा तो चौंक गई। अमायरा पुलिस को देखकर एकदम से चिल्लाई, ये मेरा घर इतना छोटा कैसे हो गया और यहाँ पुलिस क्या कर रही है? तभी एक हवलदार जो वहाँ खड़ा था वह हंसते हुए बोला, मैडम पुलिस आपके घर नहीं बल्कि आप पुलिस के घर आई हैं। अमायरा कंफ्यूज होकर उसकी तरफ देखती है। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसकी नज़र जेल के अंदर बंद तंश पर गई जो जमीन पर बैठा गुस्से में उसे देख रहा था, मानो अपनी आंखों से उसे भस्म कर देगा। तंश की तबीयत ठीक नहीं थी। ऊपर से वह पूरी रात जगा था जिस कारण उसकी आंखों के नीचे थोड़े थोड़े डार्क सर्कल्स हो गए थे। उसके चेहरे पर मास्क लगा था इसलिए अमायरा उसके एक्सप्रेशन ठीक से देख नहीं पा रही थी, मगर वह इतना समझ गई थी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार वह खुद है। तभी तंश उसे शैतानों की तरह देख रहा है। अमायरा ने याद किया पिछले जन्म में उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं थे। पिछले जन्म में तो वो इस वक्त आलिया के साथ तंश से डाइवोर्स लेने की तैयारी कर रही थी। अमायरा ने पहले खुद को बेवकूफ़ कहा और फिर अमायरा जल्दी से भागते हुए लॉकअप के पास गई। वो अपना हाथ अंदर डालते हुए तंश के हाथ को पकड़कर हैरानी से पूछती है, मिस्टर लाइफलाइन तुम्हें अंदर किसने बंद किया और तुम इतने ज़्यादा गुस्से में क्यों? कहीं इन सबने तुम्हें मारा तो नहीं है ना? और किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की? इतना कहते हुए गुस्से से खड़ी हो गई और आसपास देखने लगी। तभी इंस्पेक्टर पुलिस के अंदर आया और अमायरा उसे देखते ही उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। इंस्पेक्टर कुछ समझता उससे पहले ही अमायरा उस पर बरस पड़ी। इंस्पेक्टर, क्या मैं जान सकती हूँ आपने मेरे हस्बैंड को जेल में अंदर क्यों बंद किया है? आखिर उसने क्या किया है? 1 मिनट, कहीं उस पिया ने फिर से मेरे हस्बैंड पर ज़बरदस्ती करने का इल्ज़ाम तो नहीं लगाया? इस बार मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा घटिया इल्ज़ाम मेरे हस्बैंड पर लगाने की? और आप पर भी मैं केस करूंगी। बिना सबूत के मेरे हस्बैंड को जेल में कैसे डाल दिया? मुझे जवाब चाहिए और मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी। आप जानते नहीं है मेरी पहुंच कितनी ऊपर तक है। वह लगातार इंस्पेक्टर पर चिल्लाई जा रही थी। तभी इंस्पेक्टर उसे शांत करते हुए हैरानी से बोला, मैडम आप ही ने इन पर इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती की है, तभी हमने इन्हें जेल में डाला और उस वक्त तो आपने हमें नहीं बताए थे कि आपके हस्बैंड है। अमायरा जो लगातार पुलिस वालों पर चिल्ला रही थी, उसने जैसे ही इंस्पेक्टर की बात पर ध्यान दिया अचानक ही वो चुप हो गई। उसके चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशन थे। अमायरा एकदम से हकलाते हुए पूछती कि क्या कहा आपने? मैंने इल्ज़ाम लगाया, वह भी ज़बरदस्ती करने का। लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगी? इंस्पेक्टर ने बहुत ही गंभीरता से जवाब दिया, मैडम कल रात को ये लड़का कार में आपके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। उस वक्त आपने कहा था कि ये आपका हस्बैंड नहीं है और आपने ये भी कहा था कि इसने आपके पहले भी प्रेग्नेंट किया था और फिर से करने की कोशिश कर रहा है। अमायरा के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका माइंड ब्लैंक हो गया। वो सोच रही थी कि उसने तंश के लिए कितनी बड़ी परेशानी खड़ी कर दी थी। अमायरा का सर अभी भी दर्द हो रहा था। उसने कस के अपने सर को पकड़ते हुए मन में कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने कुछ नशे वाली चीज़ खा ली हो, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। प्रेग्नेंट वाली बात कहीं और कहीं मैंने पिछले जन्म की कुछ बातें तो नहीं बोल दी। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? एक मिनट, पर इसमें सारी गलती मेरी तो नहीं है। अच्छा खासा कल मैं तैयार हुई थी मंगलसूत्र पहनकर और सिंदूर लगाकर। ये सोचते ही अमायरा गुस्से में पुलिस वालों को अपना मंगलसूत्र दिखाते हुए बोली,
देखिए इसे, मेरे सुहाग की निशानी। क्या आप लोगों को ये मंगलसूत्र नहीं दिखा? अब सच सच बताइए, उस पिया ने ही आप लोगों को भेजा था ना मेरे मिस्टर लाइफ लाइन को जेल में भेजने के लिए? मैं बोल रही हूँ अभी के अभी उसे बाहर निकालिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके चिल्लाने से इंस्पेक्टर थोड़े गुस्से में बोला, भले ही वो आपके हस्बैंड है, लेकिन जबरदस्ती करना एक क्राइम है, हमें उन्हें नहीं छोड़ सकते। यह सुनकर अमायरा का पूरा पारा हाई हो गया और वह जबरदस्ती टेबल पर चढ़ गई और उंगली दिखाते हुए बोली, आखिरी बार बोल रही हूं, आप उसे बाहर निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे? इंस्पेक्टर ने साफ मना कर दिया तो अमायरा वहां मौजूद जितनी भी फाइल थी उन सबको उठाकर इंस्पेक्टर के ऊपर फेंकने लगती है। इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वाले मिलकर उसे बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर अमायरा बहुत तेज थी। वह कभी टेबल पर चढ़कर सारा सामान तोड़ती तो कभी वो एकदम से अलमारी के ऊपर चढ़ जाती। तभी पुलिस वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। इंस्पेक्टर ने गुस्से में हवलदार को ऑर्डर दिया, जाकर इसके हस्बैंड को बाहर निकालो, उससे बोलो कि इसे कंट्रोल करे। हवलदार ने ऊपर तभी एक फाइल आकर पड़ती है और वो खुद को बचाते हुए जल्दी से तंश को बाहर निकालता है। तंश तो पहले ही गुस्से में था, ऊपर से बेचारे की तबीयत खराब थी। वो जल्दी से अमायरा को टेबल पर से उतारते हुए उसे कमर से पकड़ लेता है। अमायरा के पैर इस वक्त हवा में लटक रहे थे, मगर वह अपने हाथ पैर को तंश पर मारते हुए चिल्लाई, छोड़ो मुझे, मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने तुम्हें जेल में अंदर डाला कैसे, ऊपर से सारा इल्जाम मुझ पर लगा रहे हैं। उसके इतना हंगामा मचाने से तंश गुस्से में उसके गालों को बेरहमी से पकड़ लेता है और सर्द आवाज में कहता है, वाइफी स्टॉप, अदरवाइज नो विल बी वर्स देन मी, एंड सिंस यस्टरडे यू हैव क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ड्रामा। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर अमायरा शांत हो गई। उसने जैसे ही तंश की गहरी आंखों में देखा, डर के मारे वो अपनी नज़र झुकाकर अपने चेहरे को उसके गर्दन में छुपा लेती है। अमायरा स्ट्रॉन्ग थी, पर तंश की गहरी काली आंखों में बहुत ताकत थी जो हमेशा अमायरा को डरा देती थी, वरना उसे किसी से डर नहीं लगता था। तंश 23 साल की उम्र में ही 6 फीट का था और अमायरा 5 फुट 2 फीट की, इसलिए तंश आराम से उसे अपने एक हाथ से गोद में उठा लेता है। पूरा पुलिस स्टेशन इस वक्त कबाड़ खाना बन चुका था। ठीक उसी वक्त जय, जो काफ़ी देर से खड़ा था, वो अंदर आता है। वह इस वक्त थोड़े गुस्से में था। उसने इंस्पेक्टर को घूरते हुए गुस्से से कहा, हाउ डे यू इंस्पेक्टर, आपने मेरे भाई को जेल के अंदर डाला कैसे? क्या आपको अंदाज़ा भी है हम है कौन? इंस्पेक्टर, जो अमायरा के कारण भड़क चुके थे, उन्होंने दांत पीसते हुए जैसे पूछा, कौन हो तुम? क्या कहीं के शहजादे हो? जय तिरछी मुस्कान कर बोला, जिंदल खानदान का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, और कल आपने जिसको जेल में बंद किया वो जिंदल खानदान का सबसे छोटा बेटा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर चौंक जाते हैं और डर के मारे उनके माथे से पसीना निकलने लगा, क्योंकि पहले उन्हें नहीं पता था तंश कौन है। पर सुबह उन्हें पता चला था तंश के बारे में, लेकिन उन्हें लगा इतना अमीर इंसान ऐसे ही सड़क पर अकेले तो नहीं घूमेगा, इसलिए उन्होंने मीडिया वालों की बातों पर विश्वास नहीं किया। इंस्पेक्टर जानते थे तंश जिंदल एक मॉन्स्टर था जो पल भर में किसी को भी मार देता था। लोग तो उसे यमराज भी कहते थे। इंस्पेक्टर डरते हुए तंश से बोले, आई एम सॉरी मिस्टर जिंदल, हमसे गलती हो गई, हमसे दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। इतना ही कहते वह डर के मारे अपने घुटनों टेक लेता है। मगर तंश किसी को भी माफ़ नहीं करता था। उसने गुस्से में जय को सब कुछ हैंडल करने का इशारा किया और अमायरा को गोद में लेकर ही वहाँ से जाने लगा। अब तक कई सारे गार्ड्स आकर तंश को घेर लेते हैं ताकि मीडिया वाले उसकी या अमायरा की शक्ल ना देख पाए। अमायरा को कार में बैठकर तंश भी कार में बैठ गया।
फिर उसकी कार सीधा तंश के प्राइवेट विला की तरफ निकल गई। तंश के गुस्से के कारण पूरे कार का माहौल डरावना था। अमायरा भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तंश एकदम से अमायरा के कलाई को मरोड़ते हुए उसे खुद से सटा लेता है। फिर डोमिनेटिंग वॉइस में बोला, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइफ आई हैव गॉन टू जेल बिकॉज ऑफ यू। आई फील लाइक किलिंग यू। मतलब जिंदगी में पहली बार मैं तुम्हारे कारण जेल गया। मन तो कर रहा है तुम्हारी जान से मार दूं। तंश की गर्म सांसें अमायरा के फेस को छू रही थी, जिसके कारण अमायरा की पकड़ घबराहट से तंश के कॉलर को कस गई। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। प्लान टू किल अमायरा। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि तंश भी फील कर पा रहा था, लेकिन तंश गुस्से की आग में जल रहा था। उसकी पकड़ अमायरा पे कस रही थी। वो अमायरा को अपनी आग से जला देना चाहता था, पर उसका दिल उसे अपनी तरफ खींच रहा था। तंश अपनी सख्त होठों को अमायरा के होठों पे फेरने लगा। काफ़ी देर तक उसने ऐसा किया जैसे खुद के अंदर की आग को शांत कर रहा हो, पर अमायरा अलग ही मूड में थी। वो नर्वस थी तंश की करीबी से, पर अचानक ही उसे हंसी आने लगी। तंश उसकी हंसी को देखकर अपनी आंखें छोटी कर लेता है, तो अमायरा को इस सीरियस सिचुएशन में और भी ज़्यादा हंसी आने लगी। अगले ही पल अमायरा जोर से हंसने लगी। तंश हैरान था, मगर उसकी कलाई को बेरहमी से मोड़ते हुए तंश डरावने तरीके से बोला, विला पहुँचते ही मुझे पनिशमेंट रूम में मिलो। तुम्हारी सारी हंसी मैं वहीं निकालता हूँ। पनिशमेंट सुनते ही अमायरा डर गई। उसे अपना दर्द याद आने लगा, पर अगले ही पल उसे फिर से हंसी आ गई। तो वो खुद की हंसी को रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लेती है, पर उसे एहसास हो रहा था कि तंश की गुस्से भरी नज़र उसके ऊपर है। विला पहुंचते ही अमायरा भागते हुए रूम में चली गई और तंश उस अपने स्टडी रूम में चला गया और वहीं पर शॉवर लेकर वह तैयार हो गया। उसकी हालत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर उसे देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब है। उसने ड्राइवर से एक मेडिसिन निकाली ड्रॉर से और खा ली। अमायरा फिर से तंश की पनिशमेंट नहीं झेलना चाहती थी। उसे तो याद भी नहीं था उसने कल क्या क्या हंगामा किया। वह डर के मारे जल्दी से तैयार हो गई और बिना तंश के बताए कॉलेज के लिए भाग जाती है। उसने तंश का भी इंतज़ार नहीं किया। जय हॉल में ही बैठा था। तंश शायद कॉलेज नहीं जाने वाला था, क्योंकि उसने बिजनेस सूट पहना हुआ था। वह बहुत ही हैंडसम, अट्रैक्टिव और डरावना लग रहा था। उसने इस वक्त अपनी आँखों पर मास्क लगाया था। उसके होठ बेहद खूबसूरत और पिंक थे, जिसे देखकर किसी भी लड़की को उससे जलन होने लगे। तंश जैसे ही आकर सोफे पर बैठा, एक नौकर उसे ब्लैक कॉफ़ी ला कर देता है, तो उसने जैसे ही खांसते हुए ब्लैक कॉफ़ी को अपने होठों से लगाया, उसे इसका टेस्ट थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जुकाम के कारण उसे उसका टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक उसी वक्त हंसते हुए जय बोला, क्या तुम्हें पता है अमायरा तुमसे बचने के लिए कॉलेज जा चुकी है। तंश ये सुनते ही उसकी पकड़ गुस्से में मग पर कस देती है, मगर वह बोल कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें उसका गुस्सा बयां कर रही थी। जय ने देखा वह कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इस बार वो अपने गले को साफ करते हुए सीरियस आवाज़ में बोला, हमारे बड़े भाई यहाँ आ चुके हैं। सुना है वे तुम्हारे खिलाफ सबूत ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुमने आर्मी के कमांडोज का इस्तेमाल किया है। तंश के होठों पर अचानक खतरनाक मुस्कान आ गई। वह अपने एक पैर पर दूसरे पैर को चढ़ाकर किसी राजा की तरह बैठ गया। तभी विश्वास विला के अंदर भागते हुए आया और उसने घबराते हुए तंश से कहा, प्रेसिडेंट, भाभी जी तो आपकी स्पोर्ट कार लेकर कॉलेज गई। वह इतनी तेज़ ड्राइव कर रही थी कि हमारे गार्ड्स भी उनकी सेफ्टी के लिए उनका पीछा नहीं कर पाए। यही नहीं, मैंने सुना है कि आपके बड़े भाई मेजर जनरल
हर्षवर्धन मुंबई पहुंचते ही सीधा भाभी जी के कॉलेज गए हैं। शायद वो भाभी जी से ही मिलने गए हैं। तंश ने जैसे ये सुना कि उसका बड़ा भाई अमायरा से मिले कॉलेज गया है, तो उसके एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाते हैं। तंश गुस्से में अपनी कॉफी के मग को जमीन पर फेंक देता और डरावनी आवाज में कहता है, इफ यू डू एनीथिंग टू वाइफी आई विल फॉरगेट दैट यू आर माई ब्रदर। जय सीरियस हो गया। उसने परेशान होकर कहा, कहीं बड़े भाई अमायरा को फोर्स ना करें यह बताने के लिए क्या उस दिन तुम्हारे साथ कमांडोज थे या नहीं। हो सकता है उसे गवाह के रूप में इस्तेमाल करें। तंश तुम्हें पता है ना बड़े भाई कैसे हैं। तंश बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। वह बहुत गुस्से में लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ शौर्य इस वक्त अपने कैबिन में बैठा था। तभी उसका असिस्टेंट एक फाइल लेकर उसके सामने रखते हुए बड़े रिस्पेक्ट से बोला, बॉस उस लड़की की इंफॉर्मेशन। शौर्य उस फाइल को उठाता है तो उसका असिस्टेंट थोड़ा परेशान होकर बताता है, बॉस उस लड़की का नाम अमायरा रायचंद है, पर उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अमायरा की शादी हो चुकी है। यह सुनकर शौर्य के एक्सप्रेशन गुस्से वाले हो जाते हैं, पर फिर वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराकर बोला, पर शादी टूट भी तो सकती है ना। इतना कहते ही वह फाइल को पढ़ते हुए धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। वही असिस्टेंट शॉक था। क्या उसके बॉस एक शादीशुदा लड़की के पीछे जाने वाले हैं। शौर्य अपने असिस्टेंट को बाहर भेजकर खुद अमायरा की तस्वीरों को देखने लगा। वो किसी पागलसन की प्रेमी से कम नहीं लग रहा था। अमायरा जैसे ही कॉलेज पहुंची वह अपने बैग को लेकर अपने क्लासरूम में जाकर बैठ गई, पर उसकी किस्मत आज इतनी ख़राब निकली कि उसके सीनियर मैथ वाले टीचर आ गए। दूसरे मैथ के टीचर का नाम सुनते ही मैं अमायरा दिल में ला गई, क्योंकि उसकी पिछले जन्म में भी मैथ के टीचर के साथ कभी नहीं बनी थी। कॉलेज में सभी बच्चों को मैथ्स के प्रोफेसर से डर लगता था। अमायरा सीधे होकर बैठी थी। मैथ के प्रोफेसर आ गए और पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या पढ़ा रहे हैं। उसी वक्त अमायरा का फ़ोन बजा। यह केवल का फ़ोन था जो बहुत इम्पोर्टेंट था। वह परेशान हो गई कि कैसे कॉल को रिसीव करें। उसने देखा कि प्रोफेसर बोर्ड पर कुछ लिख रहा है। इस बात का फ़ायदा उठाकर वह अपने बैग को उठाती है और दबे कदमों से क्लास से बाहर जाने लगी। मगर तभी रोहन डेविल स्माइल करके खुद से बोला, अमायरा तुमने मुझे बहुत परेशान किया, रुको तुम्हें मैं बताता हूँ। खुद से इतने बोलते ही रोहन एकदम से प्रोफेसर को आवाज़ लगाता है, प्रोफेसर देखिए लड़की बाहर जा रही है। फिर वह शैतानी मुस्कुराहट लिए अमायरा को देखने लगा। अमायरा चौंक गई, पर प्रोफेसर गुस्से में अब वो बुला हो गए। उन्होंने चौक को अमायरा के ऊपर फेंकते हुए गुस्से में कहा, क्या तुम्हें दिख नहीं रहा यहाँ पर क्लास चल रही है, उसके बावजूद तुम क्लास छोड़ के जा रही हो। अब तुम्हारी पनिशमेंट ये है कि जाओ जाकर बाहर खड़ी हो जाओ, पर क्लास खत्म होते ही अपने मॉम डैड को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। अमायरा को प्रोफेसर के चीखने से गुस्सा आ गया और वह दांत पीसते हुए खुद से बोली, बुढ़ा कहीं का। लेकिन प्रोफेसर ने खुद के लिए बुढ़ा शब्द सुन लिया था। वो अब डस्टर जोर से पटकते बोला, मुझे तुम्हारे मॉम डैड से आज ही मिलना है, तब तक मैं कोई भी क्लास अटेंड नहीं करूँगा। कहते हुए गुस्से से क्लासरूम से चला गया। बेचारी अमायरा अपना सर पकड़ रही थी। फिर वह भी क्लासरूम से बाहर निकल गई। उसने जैसे ही केवल का कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से केवल एक्साइटेड होकर बोला, अमायरा तुमने सही कहा था, मिसेस किया तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश कर रही हैं, पर तुम चिंता मत करो, जितना तुम चाहती हो उन्हें सिर्फ उतना ही पता चलेगा। और हाँ, तुमने मुझसे कहा था कि मिसेस किया का संबंध अंडरवर्ल्ड से है। मैंने पता किया, लेकिन तुमने जो ड्रग बताया था ऐसा कोई भी ड्रग मिसेस किया ने अभी तक नहीं खरीदा है।
यह सुनकर अमायरा थोड़ा सा सोच में पड़ गई, क्योंकि पिछले जन्म में वह लगभग वही समय था जब किया जी अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में आई थी और उन्होंने एक बहुत ही जहरीली ड्रग खरीदा था जो उन्होंने जिंदल खानदान के सभी मर्दों को देने की कोशिश की थी। अमायरा कुछ सोचते हुए बोली, उन पर नज़र रखो, वह जरूर खरीदेंगी और उस नागिन किया के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन को निकलवाओ। मुझे उनके बारे में सब जानना है। साथ में जिंदल कॉरपोरेशन के फाइनेंशियल डाटा का भी निकलवाओ। उन्होंने आज तक कई सारे घपलाबाजी की है। एक काम करना, उन सभी डेटा ससुर के पास मेल कर देना, डेड ससुर के पास, बाकी वो खुद देख लेंगे। इतना कहते ही वह स्माइल करते हुए कॉल कट कर देती है। फिर अमायरा मुस्कुराते खुद से बोली, मेरी प्यारी आंटी जी, आपको क्या लगता है आपने कंपनी के साथ इतना घपला किया तो किसी को पता नहीं चलेगा? अब तो आपकी खबर डैडी ससुर जी ही लेंगे। कहते ही वह मुस्कुराते हुए जैसे ही पीछे मुड़ी, डरकर पिलर से सट गई, क्योंकि उसके सामने एक हट्टा कट्टा नौजवान आदमी खड़ा था जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ही दमदार थी। उसके फीचर्स बहुत ही अट्रैक्टिव थे मगर डेंजरस भी थी। उसकी आंखें चील की तरह थी, जैसे वे किसी की अंदर भी झांक कर सच्चाई पता लगा ली। या कोई और नहीं बल्कि वह हर्षवर्धन जिंदल था, तंश का सबसे बड़ा भाई, जो कि मिलिट्री में है और वहाँ की खास अमायरा से मिलने आया था। अमायरा को इस जन्म में तो पता चल चुका है कि आर्मी के कई सारे लोग माफिया यानी कि उसे ही ढूंढ रहे हैं, इसलिए हर्ष को देखते ही वह थोड़ा सा घबरा गई और नर्वस भी हो गई। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में आलिया हॉस्पिटल में थी। ये बात मिस्टर एंड मिसेस रायचंद को नहीं पता चली। विशी भी आलिया के वार्ड में मौजूद दूसरे बेड पर लेटी थी। थप्पड़ के कारण अभी भी उनके गाल सूजे थे, क्योंकि तंश ने गार्ड्स को ऑर्डर देकर उन्हें फिर से थप्पड़ मरवाया था। तंश सचमुच में बहुत बेरहम था। विशी के पास उनका बॉयफ्रेंड बैठा था जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। विशी का बॉयफ्रेंड एक बिजनेसमैन था जो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा था। उसने आज तक कई लोगों को मारा था। विशी ने अपने बॉयफ्रेंड यानी नितेश को देखते हुए रोकर बोला, नितेश देखो, उस लड़की के कारण मेरी क्या हालत हो गई, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्हें इस तरह रोते देखकर नितेश गुस्से में बोला, कौन है वो, बताओ मुझे, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। विशी मन में मुस्कुराती है और फिर तेज रोते हुए बोली, अम्मा, नाम है उसका तो तुम्हें पता है, जब से वो रायचंद परिवार में आई है वो उसने मुझे और आलिया को परेशान कर रखा है। हमारा सारा हिस्सा छीन रही है। यही नहीं, आलिया का एक लड़का पसंद था। जब अमायरा का ये पता चला तो उसने उस लड़के से शादी कर ली, पर इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने कल होली में आलिया के ऊपर केमिकल वाला रंग डलवा कर उसकी स्किन खराब करना चाहा। प्लीज नितेश कुछ करो। नितेश साफ झूठ बोल रही थी विशी, ताकि नितेश अमायरा को सबक सिखाएं। नितेश जी उनकी बात सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने बेहोश आलिया को देखा जिसकी बॉडी सफ़ेद चादर से ढकी थी। फिर गुस्से से बोले, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। विश, तुम शांत हो जाओ और अब कुछ मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। इतना कहते ही उन्होंने किसी को कॉल किया और गुस्से में बोला, किसी की ज़िंदगी मिटानी है पर उसे रोज़ तिल तिल कर मारना भी है, इसलिए तेजाब लेकर आओ। क्या विशी और नितेशी अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे? तो आपको ये कैसा एपिसोड लगा? भाई मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी है, सबसे अच्छी। अभी तक आगे पता नहीं। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार।
बड़ों को सम्मान। राधे राधे। जिसका सब्सक्राइब करना रह गया वो जल्दी से सब्सक्राइब करे। और थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।